मित्रों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा पीएमके के जेम्स जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूं। आज मैं आपको कुंडली की ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि शायद ही किन बहुत कम लोगों ने बताई हो या नहीं बताई हो। आज के इस भागदौड़ के जमाने में, इस रोजमर्रा के टाइम पे बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ते पढ़ते मन उनका विचलित हो जाता है, कंपटीशन देने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाते हैं, आधा एक नंबर से रुक जाता है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। बहुत से कारण होते हैं कि जो विवाह में विलंबता जिनके घर के अंदर होती है। क्या कारण है ऐसा? उसका कोई तो रीजन होगा। बहुत से लोग बाग अपनी कुंडली लेकर अलग अलग पंडितों के पास में जाते रहते हैं, अलग अलग ज्योतिषाचार्य, अलग अलग झोला छाप लोगों के पास में जाते हैं। अलग अलग लोग उनको भ्रमित करते हैं कि तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, इस कारण से ये हुआ है। बहुत से लोग, जो ऐसे दंपति बताऊं जिनकी विवाह को काफी वर्ष हो गए और अभी तक बच्चे नहीं हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लाइफ के अंदर विवाह नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ सक्षम होते हुए भी। उसका क्या कारण है, क्या रीजन है? ऐसी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है कि जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मूल कारण होता है काल सर्प दोष। यह हर व्यक्ति की कुंडली में नहीं होता है, बहुत से कम लोगों की कुंडलियों में होता है। पर काल सर्प दोष है क्या चीज? बहुत से लोग बात पूछते हो कि पंडित जी बताइए काल सर्प दोष होता क्या है। जब उनकी कुंडली में देखने से पता चलता है कि काल सर्प दोष है नहीं है। बहुत से लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता ही नहीं है और लोग बाग भ्रमित कर देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, ये कराओ, वो कराओ, ये दान करो, वो दान करो। ऐसे बहुत से ही लोग होते हैं जो भ्रमित करते हैं। आइए आज आपको मैं इस एपिसोड के अंदर काल सर्प दोष के बारे में पूरा विस्तृत विवरण बताता हूं। सबसे पहला है कि काल सर्प दोष कैसे लगता है। कुंडली के अंदर राहु और केतु दोनों की मध्य दूरी के बीच में यदि सातों ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष लगता है। अब एक चंद्रमा एक ऐसा ग्रह होता है कि यदि 6 ग्रह आ जाए, चंद्रमा आउट है, राहु से उल्टी गणना करने के बाद में जो 7 ग्रह आते हैं तब काल सर्प दोष लगता है। पर इसमें एक ग्रह जो चंद्रमा है, चंद्रमा यदि अलग आ जाता है तब भी काल सर्प दोष लगता है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु केतु की मध्य की दूरी में आउट होने पर यह काल सर्प दोष लगता है। अब इससे कैसे बचा जाए? बहुत से लोग बात कहते हैं कि पंडित जी इस काल सर्प दोष से कैसे बचा जाए। इसके बारे में मैं बताता हूं। भगवान शिव की आराधना सबसे बड़ी आराधना होती है काल सर्प दोष से युक्त कुंडली के लिए। भगवान शंकर, काल सर्प है क्या चीज? भगवान शंकर के गले में जो नाग डला हुआ है उसको बोलते हैं काल सर्प। यह दोष कैसे लगता है? पूर्व काल के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा सर्पों को सताता है, विषधर सर्पों को परेशान करता है, उनकी हत्याएं करता है। आज भी बहुत से लोग होते हैं जो सर्पों को मार देते हैं लकड़ी से, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएगा, ये डस लेगा, किसी को मार देगा। अरे भाई, वो भी अपना जीव है, अपने जीव को बचाने की खातिर वह उत्पात मचाता है। उसको पकड़ के यदि सकुशल यदि उसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जो पूर्व काल के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर सर्पों को मारते हैं उनके काल सर्प दोष लगता है। सर्प का मूर को बोलते हैं ड्रैगन हेड, जो होता है राहु। सर्प की पूंछ को बोलते हैं ड्रैगन टेल, जो होता है केतु। इस राहु और केतु के मध्य दूरी के अंदर यदि कोई भी ग्रह आ जाते हैं, सातों ग्रह आ जाते हैं, या चंद्रमा आउट होकर भी 6 ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष उस व्यक्ति को लगता है। काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है बहुत से व्यक्ति पूछते हैं, तो मैं आपको आज बता रहा हूं पूरे वृत्तांत के साथ में। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। ये काल सर्प दोष कैसे लगते हैं आपको मैं बताता हूं। कुंडली के अंदर प्रथम भाव में यानी लग्न के अंदर यदि राहु बैठा हुआ है किसी भी राशि के अंदर और केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो काल सर्प दोष लगता है। दूसरा काल सर्प दोष कैसे लगता है? यदि दूसरे घर के अंदर राहु बैठा हुआ है और 8वें घर के अंदर यदि केतु बैठा हुआ है तो, और इस दोनों की दूरियों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष लगता है। मित्रों,
तीसरा काल सर्प दोष कौन सा होता है? वासुकी काल सर्प दोष बोलते हैं। वासुकी काल सर्प दोष कैसे लगता है? राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है और केतु आपका जाके 9वें भाव में बैठ जाता है, तो वासुकी काल सर्प दोष होता है। इन दोनों ग्रहों के बीच में यदि राहु से उल्टी गणना करते हैं तो यदि 7 ग्रह आते हैं या चंद्रमा आउट भी हो जाता है तब भी वासुकी काल सर्प दोष, इस दोष को बोलते हैं। चौथा काल सर्प दोष होता है शंखपाल काल सर्प दोष। देखिए आप, शंखपाल काल सर्प दोष आपको मैं सबका वृतांत बता रहा हूं, एक एक की डेफिनेशन से बताऊंगा। शंखपाल काल सर्प दोष कैसे लगता है? चतुर्थ घर के अंदर यदि राहु है और दशम भाव के अंदर यदि केतु है तो उसको बोलते हैं शंखपाल काल सर्प दोष। वही होगा सब दोष के अंदर कि राहु केतु के बीच में यदि 7 ग्रह आ जाए, चंद्रमा अलग भी चल जाए, तो ये 7 12 के 12 काल सर्प दोष लगते हैं। तो ये शंखपाल काल सर्प दोष, चतुर्थ घर में राहु और दशम भाव के अंदर केतु हो तो ये शंखपाल काल सर्प दोष होता है। अब आपको मैं बताता हूं 5वां काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष कैसे लगता है कि 5वें घर में राहु, 5वें घर में राहु हो और 11वें घर के अंदर यदि केतु बैठा हुआ हो, इन दोनों की दूरी के बीच में यदि 7 ग्रह आ जाते हैं तो यह पद्म काल सर्प दोष हो जाता है। अब छठा आता है महापद्म काल सर्प दोष कैसे लगता है, उसके लिए सुनिए। छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु हो तो महापद्म काल सर्प दोष लगता है। 7वां जो है तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष कैसे लगता है मित्रों कि 7वें घर में राहु और यदि 11वें घर में केतु बैठा हुआ है तो तक्षक काल सर्प दोष लगता है। 8वां काल सर्प दोष है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष कैसे लगता है? 8वें घर में राहु और 12वें घर में यदि केतु होता है तो कर्कोटक काल सर्प दोष लगता है। इन दोनों के मध्य में सारे ग्रह आने चाहिए, 7 ग्रह, और चंद्रमा अलग हो जाए तब भी चलेगा। 9वां जो काल सर्प दोष है शंखचूड़ काल सर्प दोष बोलते हैं। 9वें घर में राहु और तीसरे घर में केतु होता है तो यह शंखचूड़ काल सर्प दोष होता है। अब 10वां जो आता है घातक काल सर्प दोष, तो 10वें घर के अंदर राहु और चतुर्थ घर में यदि केतु होगा तो इसको घातक काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष में यह दोष सबसे बुरा होता है। 10वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ बहुत बुरा फल देता है, ये आपको ध्यान करना चाहिए। अब आपको मैं 11वां काल सर्प दोष बताता हूं। 11वां काल सर्प दोष कैसे लगता है? 11वें काल सर्प दोष का नाम क्या है? 11वें काल सर्प दोष का नाम है विषधर काल सर्प दोष। विषधर काल सर्प दोष कैसे लगता है? 11वें घर के अंदर राहु और पंचम भाव के अंदर 5वें घर के अंदर यदि केतु बैठता है तो उसे विषधर काल सर्प दोष कहते हैं। और 12वें काल सर्प दोष का नाम जो है वह है शेषनाग काल सर्प दोष। वह कैसे लगता है? यदि 12वें घर के अंदर राहु और छठे घर के अंदर यदि केतु विराजमान हो जाता है उसे बोलते हैं शेषनाग काल सर्प दोष। यह 12 के 12 काल सर्प दोषों के मैंने आपके नाम बताए हैं। अब आप लोगों की कुंडली के अंदर जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, अपनी अपनी कुंडली के अंदर देखें और उसका विश्लेषण और उसका पूरा वृत्तांत और उसका पूरा दोष निवारण की यदि आपको पूछना है तो आप हमारी संस्था से संपर्क करें, हमारे से व्यक्तिगत संपर्क करें। मित्रों, अब मैंने 12 प्रकार के काल सर्प दोष बता दिए आपको। इसमें अब आपकी कुंडली में देख सकते हैं कितना सरल तरीके से, कितना अच्छे तरीके से आपको बताया है। अब आपके जीवन में क्या समस्या घटित हो रही है, किस कारण से हो रही है, कौन सा आपके काल सर्प दोष है जो पंडित लोग बताते हैं, यदि नहीं बताते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसके निदान के लिए, इसके दोष को कम करने के लिए, इसको दोष को दूर करने के लिए क्या पूजा विधि है और कैसे होती है और कौन सा देव होता है इसकी पूजा के लिए, देखिए आपको बता दूं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के गले में आपने सर्प को देखा है, यही है काल सर्प दोष। तो भगवान के जब गले में है तो इसके दोष के निवारण के लिए स्वतः ही आपको पता चल गया होगा कि इसके देव कौन है। भगवान शिव, भगवान शिव की आराधना होती है। 11 पंडित, 5 पंडित, 11 पंडितों के जरिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वह उसी विधि से, उसी पद्धति से
दो स्थान इसके लिए अनुकूल बताए गए हैं। एक तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर नासिक में जो है, और दूसरा है उज्जैन के अंदर जो महाकाल के मंदिर के पास में ओंकारेश्वर महादेव है, शिप्रा नदी के तट के ऊपर इसकी पूजा होती है। बड़े विधि विधान से पूजा होती है। 7 से 8 घंटे इस पूजा में लगते हैं। इस पूजा का समय काल क्या होता है, बहुत से लोग पूछते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इसका समय काल होता है अमावस्या से एक दिन पहले या अमावस्या के दिन इसकी पूजा करानी चाहिए। पर फिर भी आप पंडित से मुहूर्त निकलवा के इसकी पूजा की पूर्ण विधि विधान से आप इसका मुहूर्त निकाल के और फिर कराएं तो आपको निश्चित रूप से कहता हूं इसमें बड़ी शांति मिलती है। अब इससे बचने के लिए क्या रत्न पहने, कोई मान लो पूजा नहीं करा पाए और कोई जाने आने में प्रॉब्लम हो, या विदेश में रहते हैं, या छोटे बच्चे हैं, तो या घर गृहस्थी के अंदर ऐसे होते हैं कि विकलांग लोग हैं, या कई अंधे लोग हैं, बेचारे सब कुछ होते हुए भी नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि राहु का बहुत प्यारा रत्न है जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेसोनाइट और हिंदी में बोलते हैं गोमेद। इसको धारण करें। देखिए, आप बहुत नजदीक से देखिए, यह श्रीलंका का और अफ्रीका का 2 माइंस का आता है। आपको श्रीलंका का चाहिए तो बहुत अति शीघ्र इस पे असर करेगा, इसका असर बहुत जल्दी दिखाएगा विदिन 3 दिन में। और आपको अफ्रीकन माइंस का चाहिए तो 17 दिन में असर दिखाएगा। आप जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं गोमेद। ये गाय के गोत्र का जैसे कलर का होता है, इसको आप लाइट में देखेंगे तो आप इसे इस मध्यमा अंगुली में यानी बीच वाली अंगुली के अंदर इसको चांदी के अंदर मंडवा के धारण करें शनिवार के दिन। और आप जौ का दान करें, चींटियों को कीड़ी नंगरा गिरें, और यदि किसी भी अच्छा प्रतिष्ठित मंदिर हो, यदि आप सक्षम हैं तो बड़े आसन चौकोर वाले जिस पे बैठ के जहां पे पूजा पाठ होती हो, ऐसे 8 आसन वूलन आसन आप वहां पे दान करें। मेहरून कलर का या ग्रे कलर का आप ऊनी आसन दान करें, यह प्रावधान है। ऊन का बना हुआ वस्त्र सर्दी में दान करते हैं तो भी आपको राहु केतु की बहुत शांति मिलेगी। और अच्छा बताता हूं, कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को दूध पिलाएं, बिल्ली को दूध पिलाएं। ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको दान पुण्य के जरिए भी आपको लाभ देगी। पर देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसकी पूजा का जो विधान है वह बहुत अच्छा है। आपको जीवन के अंदर इसकी पूजा जरूर करानी चाहिए। जो मैंने बोला, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर और उज्जैन के अंदर ओंकारेश्वर महादेव शिप्रा नदी के तट पे इसकी पूजा होती है। यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। यहाँ पर भी जयपुर में भी इसकी पूजा होती है, बहुत विधि विधान से होती है। 8 से 9 घंटे लगते हैं। पूर्ण विधि विधान से मंडप बनाया जाता है, शिवालय के अंदर इसकी पूजा होती है। यदि इसकी पूजा हो जाती है तो निश्चित मानिए विवाह में विलंबता, नौकरी का ना लगना, नौकरी में तरक्की ना होना, आपकी पढ़ाई के अंदर रुचि से अरुचि होना, और यही नहीं, आपका प्रमोशन यदि नहीं हो रहा है और आपका छोटे छोटे आधे एक एक नंबरों से आप परीक्षा में विफल हो रहे हैं, कंपटीशन में विफल हो रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए इसकी पूजा के बाद में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अब आपको मैं बताता हूं कि गृहस्थी जीवन में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सी औरतों में देखा होगा आपने, शरीर में कंपन होता है, पांव में कंपन होता है, शरीर भारी होता है, यही नहीं गर्दन हिलाने लग जाती है पागलों की तरह, है ना। लोग बाग कहते हैं इसमें ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। अरे भाई, पहले उसका हॉरोस्कोप देखो, पहले उसकी कुंडली का विश्लेषण कराइए किसी अच्छे पंडित से। कुंडली नहीं है, अब ये भी पूछते हैं लोग बाग कि कुंडली नहीं है तो क्या करें। आप प्रश्न कुंडली बनाइए। मान लो आपके पास में ये भी पंडित की सुविधा नहीं है तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया कि आप, यह बहुत प्यारा रत्न है जिसको हेसोनाइट बोलते हैं, इसको आप बीच वाली अंगुली के अंदर धारण करें। निश्चित रूप से आपका बहुत कुछ लाभ हो जाएगा इसके अंदर। अभी बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। आपको मैं इसका बहुत अच्छा बता रहा हूं। इसके लक्षण क्या होते हैं? अनायास डर लगना, भय लगना। आपने देखा होगा बहुत अष्टपुष्ट आदमी हैं, है ना, शहर की तरह दहाड़ते हैं पर उनको डर लगता है, लड़ने से भी डर लगता है। बचना भी चाहिए लड़ाई से। आज के आधुनिक युग के अंदर जरा जरा सी बातों पे डर लगना, जरा जरा सी बातों पे भय लगना, शरीर में कंपन होना, बुरे बुरे एकदम गंदे गंदे स्वप्न आना, डरावने स्वप्न आना,
बिस्तर में बाथरूम कर देना, बच्चों का बाथरूम हो जाना, है, संतान की प्राप्ति नहीं होना, अच्छे विवाह होने के बाद में हष्टपुष्ट माँ बाप हैं और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है एकदम परफेक्ट है, फिर भी संतान नहीं होनी, तो निश्चित मानिए कि इसका यही काल सर्पदोष का ये पूरा लक्षण है। अब आपको ये चीज बताऊं, इसका निदान के लिए जो मैंने बताया पूजा की विधि है, आप रतन भी के जरिए पहन सकते हैं, आप दान पुण्य के जरिए इसमें राहत पा सकते हैं, पर पूजा मस्ट है और रतन पहनना बहुत जरूरी होता है। यह आपको मैंने सारा वृत्तांत बताया है, 12 प्रकार के काल सर्प दोष बता दिए, इसका निवारण की विधि बता दी, इसका रत्न भी बता दिया मैंने, इसकी पूजा की विधि भी बता दी, और यह इसका कैसे पता करें यह भी बता दिया है। ये सब कुछ मैंने आपको इस एपिसोड में बता दिया है। अब आपको यदि इसके लिए और पूरी डिटेल की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्यक्तिगत हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान के नंबर डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। आप आ नहीं सकते हैं तो हम ऑनलाइन भी आपकी कॉन्फ्रेंस के जरिए व्यवस्था कर देते हैं। और आगे जो भी कुछ आपको पूछना है, मेरे आगे 12-13 एपिसोड आने वाले हैं, एक एक काल सर्पदोष के बारे में मैं बोलूंगा, उसके अंदर आप निश्चित मानिए आपका समस्या का निवारण होगा। इसी के साथ में जय सिया राम। और यदि इनका निवारण चाहिए आपको घर बैठे, तो आने वाले मेरे एपिसोड के अंदर एक एक काल सर्पदोष के अंदर किस कारण से होता है और उसका निवारण ये मैं पूरा वृत्तांत के सहित बताऊंगा। कृपया आने वाले वीडियो को आप देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें। सही।